दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 21 से। फरवरी 2021 में राष्ट्रीय बागवानी जो मेला है जिसको NHF बोलते हैं, ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित है आपका बेंगलुरु में। देखिए, जो राष्ट्रीय बागवानी जो मेला है 2021 का, वो आयोजन तिथि थी इसकी 8 से लेकर 12 फरवरी 2021 में। ये संस्करण में चौथा है। आयोजन स्थल आपको पता ही है कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान करता है इसका। कहाँ पर? हेसरघट्टा में, ठीक है, बेंगलुरु स्थित कैंपस में होता है। थीम इसका क्या था? थीम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम है इसका हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, ठीक है ना। आयोजन के बारे में देखेंगे तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है। विशेष के बारे में देखेंगे तो क्या क्या है, ये आपके एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, विशेष नहीं आता है। सीधे बढ़ते हैं, यदि आपको विशेष पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 22 में। 30 मार्च 2021 को दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को किसके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है? ठीक है, तो किसके द्वारा स्वीकृति प्रदान करी गई है? तो देखिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन और निर्मला सीतारमण। तो सही विकल्प है इसका सी, हर्षवर्धन। दुर्लभ जो रोग हैं उनके लिए राष्ट्रीय नीति 2021 करी गई है, जिसमें कि जो तिथि थी स्टार्टिंग वो 30 मार्च 2021 की थी। स्वीकृति जो प्रदान करता है वो है हर्षवर्धन सिंह राठौर। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है स्वदेशी शोध एवं विकास के साथ दुर्लभ रोगों के उपचार के उच्च लागत में कमी लाना। दूसरा है आपका दुर्लभ रोगों को राष्ट्रीय आपातकाल अस्पताल, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय अस्पताल आधारित रजिस्ट्री का सृजन करना। और तीसरा है प्राथमिक और द्वितीय स्वास्थ्य सेवा और संरचना के माध्यम से ये प्रारंभिक स्तर पर निदान एवं रोकथाम। और चौथा है आपका उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित 8 स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए तृतीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को मजबूत करना। और पांचवा है आपका COE को निदान सुविधाओं के सुधार के लिए 5 करोड़ रुपए तक का एक मुफ्त वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराना, ठीक है ना। अब प्रश्न आते हैं 23 पे। हाल ही में पूर्णतः कागज रहित कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो है हिमाचल प्रदेश। फिर से समझिएगा, हाल ही में पूर्णतः कागज रहित कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कब बना? कमेंट में बताइएगा कि किस सन को हिमाचल प्रदेश बना, ठीक है। कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला जो पहला जो राज्य था वो कौन है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। अभी हम लोगों ने देखा है कागज रहित कैबिनेट, समझ लीजिएगा बात को। देखिए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाद और अब कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मतलब विधानसभा, ठीक, और कैबिनेट प्रणाली वाला देश का पहला राज्य बन गया। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में 5 फरवरी 2021 को पहली पूर्णतः कागज रहित कैबिनेट बैठक की आयोजन किया गया। कैसे? बैठक में समस्त ज्ञापन और कार्यवाही कागज रहित रही। माध्यम में देखेंगे तो कैबिनेट IT एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन विकसित किसने किया? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। और उद्देश्य इसका था कागज रहित कार्य प्रणाली को लागू करना। अब देखना है सभी सरकारी, जितने भी सरकारी विभाग हैं और जो भी प्राइवेट एजेंसियां भी हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि पेपरलेस काम हो रहा है। सारा काम आपका सिस्टम पे ही हो रहा है और या टैबलेट पे हो रहा है। वो बहुत कम से कम यूज़ किया जा रहा है पेपर का। लेकिन क्या पेपर को हमेशा के लिए हटाया जा सकेगा? मुश्किल है। मुझे लगता है कि जो चीज़ें कागज़ पे संभव हैं वो शायद हमें टैबलेट पे या हमारे PC पे हमें उसको करने के लिए काफ़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है और साथ में थोड़ा प्रशिक्षण की भी ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि हर इंसान को टैबलेट या PC उसको जो चलाना नहीं आता है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य के दूसरी बायोस्फीयर रिजर्व्स के रूप में किसे प्रस्तावित किया गया है? तो वो है आपका महेंद्रगिरी बायोस्फीयर्स। ध्यान रखिएगा, महेंद्रगिरी बायोस्फीयर्स। प्रस्तावित महेंद्रगिरी जो गिरी है वो बायोस्फीयर्स रिजर्व के बारे में देखेंगे तो उड़ीसा राज्य के दक्षिणी भारत में पूर्वी घाट क्षेत्र में गजपति और गजान जिले में विस्तारित है। प्रस्तावित जो रिजर्व का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इस क्षेत्र पर जो निवास करने वाली जनजाति है वो सौरा है जनजाति और कान्हा जनजाति है। कौन अधिसूचित करता है? वो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। विशेष के बारे में देखेंगे तो महेंद्रगिरी जैव विविधता से समृद्ध एक पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है ना।
और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। थोड़ा सा ये देखिए स्क्रीन पे आपको हल्का सा जो स्कैन किया हुआ थोड़ा सा आपको लग रहा होगा धुंधला, लेकिन मैं पढ़ दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी बात। प्रश्न नंबर 25 है, फरवरी 2021 में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया था? वो किया था नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री। आयोजन तिथि देख लीजिए, आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। यही इंपॉर्टेंट है, किसने किया था? प्रधानमंत्री जी ने किया था। किसके माध्यम से? वर्चुअल माध्यम से। वर्चुअल माध्यम का मतलब होता है कि हम लाइव कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइव, ठीक है। अब देखिए टेरी क्या है? टेरी 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? दरबारी एट सेट है। जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। वर्तमान जो महानिदेशक है डॉक्टर विभा धवन है, ठीक है। आगे यदि हम लोग देखें तो देखेंगे प्रश्न नंबर 26, भारत में कब तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा? 2025। प्रथम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 में है। 18 जनवरी 2021 से लेकर 17 फरवरी 2021। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा है, थीम इसकी बनी है। आयोजन है आपके केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। उद्घाटन में देखेंगे तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री हैं कौन है? नितिन गडकरी जी। आगे आप देख सकते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि भारत सड़क दुर्घटनाओं की संख्या के संदर्भ में विश्व में तीसरे स्थान पर है, अमेरिका और जापान के बाद में। भारत में जो सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की जो संदर्भ में 11% के साथ विश्व में पहले स्थान पर है और चीन दूसरे तथा अमेरिका तीसरे स्थान पर है, ठीक है। भारत में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं और 4.5 लाख लोग अधिक घायल होते हैं। 2019 में देखेंगे तो 2019 हेतु सड़क दुर्घटना जो रिपोर्ट आई थी, इसमें भारत में कुल सड़क दुर्घटनाओं में आपको देखने को मिला, ये डेटा लिखा हुआ है। मृत्यु में देखेंगे तो ये डेटा है और कुल घायलों की संख्या इतनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जो हुई थी 2019 में वो हुई थी तमिलनाडु में, और उसके बाद में सबसे ज़्यादा मृत्यु जो हुई है वो उत्तर प्रदेश में हुई है। समझ लीजिए दुर्घटनाएं हुई हैं लेकिन वहाँ पे मृत्यु की संख्या कम है, लेकिन यहाँ पर दुर्घटनाओं के साथ मृत्यु भी हुई है तो ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। 2025 तक 50% कमी करनी है। सड़क दुर्घटना के कारण जो सकल घरेलू उत्पाद है GDP में 3.14% के बराबर सामाजिक आर्थिक नुकसान होता है, ठीक है। भारत सड़क सुरक्षा पर ब्राजीलिया घोषणा पत्र 2015 का हस्ताक्षर करता है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना में मृत्युओं के में वर्ष 2020 तक 50% की कमी लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। प्रश्न नंबर रखते हैं 27। प्रश्न नंबर देखते हैं 27, विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या योजना पर बात हो रही है। ये देखिए इसमें क्या है, पहला और दूसरा दोनों सही है। इस योजना को मार्च 2022 तक पूरे देश में लागू किया जाएगा, पहली बात। इसके तहत देश में प्रत्येक भूखंड को 14 अंक की पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। ये भी बिल्कुल सही बात है कि मतलब आपका भूखंड आप ही का है कि नहीं, ये आप ऑनलाइन देख सकते हैं, बगल वाले का भी आप देख सकते हैं और किसी की प्रॉपर्टी का भी भूखंड संख्या आप डाल के उसकी जो लोकेशन है वो भी देख सकते हैं। तो ये धीरे धीरे काम होगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, हर सरकार करेगी और 2022 तक का इसको पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है मार्च में, ठीक है। मार्च 2022 तक का पूरे भारत में लागू होगा। ये देख ही चुके हैं, 10 राज्यों से प्रारंभ की जाएगी, ये भी समझ गए होंगे आप। इसको डिजिटल भारत भू अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम के तहत गया है, ये 2008 से प्रारंभ है, ठीक है, और 2022 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य है मार्च तक का। 14 अंक का भूखंड पहचान संख्या दी जाएगी। आधार संख्या के तरीके लगभग होगा, जैसे आधार संख्या मिलती ठीक वैसे ही होगा। अन्य नाम है जमीन के आधार संख्या के आधार पर इसको दिया जाएगा, ठीक है। और इसका जो पूरा फुल फॉर्म है यूरोपियन का, ये आप देख सकते हैं ULPIN का, इसका पूरा जो फुल फॉर्म है ये आप देख सकते हैं यूनिक लैंड पर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, यूनिक लैंड पर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है ना। तो इसको आप समझ लीजिएगा। उद्देश्य में देखेंगे तो प्रत्येक भूखंड की पहचान करना है जिसका सर्वेक्षण को हो चुका है तथा भूमि विवादों का निस्तारण करना है। देश में एक पारदर्शी और एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास करना है और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। देखिए पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, वो प्रोजेक्ट जो कुछ समय के लिए कुछ शहरों में लगाए जाते हैं और उनका रिजल्ट देखा जाता है। अगर रिजल्ट्स उनके अच्छे आ रहे हैं तो सभी भारत के सभी राज्यों में लगाया जाता है, नहीं तो उसमें फिर संशोधन करके फिर पायलट प्रोजेक्ट की तरफ
की तरह इसको उतारा जाता है। जैसे आपने देखा होगा अभी कमिश्नरेट सिस्टम चला है, तो कमिश्नरेट सिस्टम है कुछ ही राज्यों में अभी चल रहा है, जब उसके रिजल्ट्स देखे जाएंगे उसके बाद सभी राज्यों में लागू हो जाएगा, ठीक है ना। 11 राज्यों में देखिए पायलट जो परीक्षण के तहत इस योजना को शुभारंभ किया गया है, जैसे बिहार में, हरियाणा में, झारखंड में, उड़ीसा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और गोवा में, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 28 में आते हैं, हाल ही में पूरी तरह से विद्युतीकृत प्रथम मुख्य भारतीय रेल जोन बन गया है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बन गई, इलेक्ट्रिक बन गया, वो है आपका पश्चिमी मध्य रेलवे, ठीक है। ये रेलवे वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बस देख लीजिएगा कहाँ से कहाँ तक है। 16 मुख्य रेलवे जोन में पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन है, हालांकि 16 मुख्य रेलवे जोन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क को पूर्णतः विद्युतीकृत करने का भी लक्ष्य रखा गया, रेल मंत्रालय का लक्ष्य है, ठीक है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य है 2030 तक का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, जिसको बोलते हैं नेट जीरो कार्बन एमिएटर, या एमिएशन भी बोल सकते हैं या एमिएटर्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग देखेंगे और भी। फरवरी 2021 में पहले आसियान इंडिया हैकेथॉन का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया है, और यह किस मंत्रालय की पहल थी? ये है आपकी शिक्षा मंत्रालय की पहल, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक हैं, ठीक है ना। और इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर आते 30 पे, 26 जनवरी 2021 को भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सैन्य दस्तक ने भागीदारी की थी? वो थे बांग्लादेश। किस देश के? बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। कौन सी थी हमारी गणतंत्र दिवस? वो 72वीं थी, और 26 जनवरी 2021, ठीक है। प्रश्न नंबर आएंगे 31 पे कि फरवरी 2021 में केरल का पहला मानव मिल्क बैंक कहाँ खोला गया है? तो वो है आपका एर्नाकुलम में, और जो एर्नाकुलम है वो कहाँ पड़ता है वो तो आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है केरल में। तो कभी केरल भी पूछा जाएगा तो केरल लगा सकते हैं, नहीं तो उसका एक जो ज़िला है वो एर्नाकुलम है, वहाँ खोला गया, ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ये इसकी जो ये किस लिए खोला गया? नवजात शिशुओं को माँ का संरक्षित दूध उपलब्ध कराया जाएगा। वो ऐसे शिशु जिनकी माँ बच्चों को जन्म देते ही ख़त्म हो जाती है, उनके लिए वो दूध की पूरी व्यवस्था वहाँ पर होगी। वहाँ पर जो छोटे नवजात शिशु हैं उनको वहाँ पर दूध दिया जा सकेगा, ठीक है ना। केरल का जो दूसरा मानव मिल्क बैंक है वो त्रिशूर में खोला गया है। त्रिशूर के जुबली में मेडिकल मिशन हॉस्पिटल में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 तक हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो से हम लोग टैकल करेंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।